दोस्तों, आप सभी का कहानी के इस भाग में स्वागत है। कहानी सुनने से पहले प्लीज़ जल्दी से कहानी को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए जल्दी से। दोनों एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए लेटे थे। अभी कुछ देर पहले जो हुआ या होने वाला था उससे किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी एक दूसरे से नज़रें मिलाने की। अद्विक खुद को कोस रहा था कि वो क्यों बहका और क्यों ऐसे आकृति के करीब गया। वहीं आकृति सोच रही थी कि वो प्रतीक के साथ धोखा कर रही है। वो प्रतीक से प्यार करती है, फिर अद्विक के करीब कैसे जा सकती है। सोचते सोचते ही दोनों नींद की आगोश में समा गए। अगले दिन आकृति की आँख खुली तो खुद को अद्विक की बाहों में पाया। अब ये रोज का हो गया था कि आकृति सुबह उठती तो खुद को अद्विक की बाहों में ही पाती। आकृति झेंप कर उससे दूर हटने को हुई, पर अद्विक ने नींद में ही करवट ली और अपना हाथ उसके पेट पे रख दिया। आकृति वापस उसके सीने पे गिर गई। उसने एक दो बार कोशिश की उसकी बाहों से निकलने की, पर निकल नहीं पाई। थक कर उसने अपने सिर अद्विक के सीने पे टिका दिए। थोड़ी देर बाद अद्विक की आँख खुली तो उसे अपने सीने पर भार महसूस हुआ। वो बिना देखे ही मुस्कुरा उठा। अब हटोगी? थोड़ी देर बाद अद्विक ने कहा तो आकृति झेप कर उससे अलग हट गई। मेरे करीब रहने का इतना ही मन होता है तो बोल दिया करो ना, ऐसे मेरी नींद में होने का फ़ायदा क्यों उठाती हो? मैं मना थोड़ी करूँगा, हक है अब तो ये तुम्हारा। अद्विक उसे छेड़ते हुए बोला, ओ प्लीज़, मुझे कोई शौक़ नहीं है तुम्हारे करीब आने का। आकृति ने चिढ़कर कहा, हाँ तभी हर सुबह मेरे सीने पे मिलती हो तुम। अद्विक ने कहा तो आकृति उसे घूरने लगी। मतलब तुम्हें पता होता है, दुष्ट आदमी। आकृति गुस्से से भर गई थी। उसकी बात सुनकर अद्विक ने अपनी आंखें बंद कर ली और बोला, ओ हेलो, मेरी नींद का फ़ायदा उठाकर मेरे ऊपर आ जाती हो। मैंने तो कुछ नहीं कहा, तो इतनी सी बात के लिए तुम क्यों भड़क रही हो मुझ पर? अद्विक खुद को बचाव करते हुए बोला, तुम ना छोड़ो, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। आकृति के पास अब कोई जवाब नहीं था। हाँ ठीक है, मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है तुमसे बात करने में। अद्विक ने ये बात नॉर्मली ही बोला था, पर न जाने क्यों आकृति के दिल में एक टीस सी उठी ये बात सुनकर। और सुनो, आगे से मेरे करीब आने का मन करे तो बोल देना, मैं मना नहीं करूँगा। अद्विक सनाजर से बोला तो आकृति और चिढ़ गई। ओ प्लीज़, तुम्हारे करीब आने से अच्छा तो मैं मरना पसंद करूँगी। अद्विक ने उसकी बात सुने बिना उसे अपने करीब खींच लिया था। बात सुनो, आज बोल दिया, आगे से कभी मत बोलना ये इजाज़त नहीं दी है मैंने तुम्हें। 7 फेरों के साथ 7 वचनों में बंधे हैं हम। उनमें से एक वचन ये भी है कि हम कभी एक दूसरे को अकेला नहीं छोड़ेंगे। तो मुझे बीच में छोड़ के जाने का ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास, समझी? तो आगे से ध्यान रहे कि ये बात ना बोलो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आई बात समझ में? अद्विक ने उसके बालों को उसके कान के पीछे करके उसकी आंखों में झांकते हुए कहा तो आकृति के बदन में झुरझुरी सी दौड़ गई। वहीं दिल को एक अजीब सा सुकून मिल गया जो उसकी होठों पे उतरी मुस्कान बहुत अच्छे से बयां कर रही थी। अद्विक अभी भी बड़े प्यार से उसकी आंखों में झांक रहा था। वहीं आकृति भी अपनी नज़रें उससे हटा नहीं पा रही थी। दोनों एक दूसरे को ताड़ने में व्यस्त थे, इस बात से अनजान की आकृति अभी भी अद्विक के ऊपर ही पड़ी हुई है। दोनों अभी न जाने कितनी देर तक ऐसे रहते। अगर दरवाजे पर दस्तक ना हुई होती तो दस्तक की आवाज़ सुनकर दोनों झटके से अलग हुए। अद्विक ने आकृति की ओर मुस्कुरा के एक आंख दबा दी तो आकृति शर्मा के बाथरूम में भाग गई। उसका शर्माना अद्विक के दिल को घायल कर गया। दी, बड़ी क्या कर रहे हो आप? दोनों गेट खोलो ना। बाहर से सार्थक की आवाज़ आई तो अद्विक ने अपना सिर पीट लिया। ये बहन के भाई को भी अभी आना था। अच्छे खासे रोमांस का कबाड़ा कह दिया। हाँ, अरे आ रहा हूँ यार। अद्विक बड़बड़ाते हुए गेट खोलने चला गया। क्या है साली? अद्विक ने गेट खोलते ही कहा। आपने मुझे गाली दी? रुको।
अभी आंटी से शिकायत करता हूँ। सार्थक अपनी कमर पर हाथ रखकर बोला। अरे नहीं बेटा, मैंने गाली नहीं दी आपको, अद्विक गिड़गिड़ाते हुए कहा। नहीं, आपने साले बोला और साले गाली होती है। सार्थक उसे बख्शने के मूड में बिल्कुल नहीं था। नहीं मेरे लाल, मैंने साले नहीं लाले बोला था। आपने गलत सुना। अद्विक के जो मन में आया उसने बोल दिया। पक्का ना? आप मुझे बुद्धू तो नहीं बना रहे थे? सार्थक उसे घूरते हुए बोला। अरे मैं आपको बुद्धू बना सकता हूँ क्या? आप तो कितने होशियार हो, अद्विक ने कहा तो सार्थक खुश हो गया। फिर ठीक है, सार्थक बोला तो अद्विक ने चैन की सांस ली, वरना तो ये पिद्दी आज उसकी लंका लगवाने का पूरा बंदोबस्त कर चुका था। आपको कुछ काम था ना? अद्विक सार्थक से पूछा। हाँ वो ना, मुझे मेरे रिपोर्ट कार्ड पर दी के साइन चाहिए थे। हर बार वही कहती हैं ना। लाओ इस बार मैं कर देता हूँ, अद्विक ने कहा तो सार्थक ने खुशी खुशी रिपोर्ट कार्ड उसकी ओर बढ़ा दिए। अद्विक ने साइन किए और सार्थक खुशी खुशी वहाँ से चला गया। आकृति नहाकर आई और आईने के सामने खड़ी होकर अपने बाल सुखाने लगी। अद्विक उसके पीछे से निकलकर कपबोर्ड की ओर बढ़ा। तभी आकृति ने अपने बाल झटके जो पीछे अद्विक के चेहरे पर जाकर लगी। उसकी एकदम चीख निकल गई, क्योंकि कुछ लट उसकी आंखों में भी लग गई थी। क्या हुआ? उसके चीखने से आकृति घबरा के उसे देखने लगी। तुम अपने केसों को संभाल कर नहीं रख सकती? फोड़ दी मेरी आँख, पूरी ज़िंदगी अंधे के साथ गुजारना अब तुम। अद्विक चिढ़कर बोला। क्या बोल रहे हो? दिखाओ इधर। आकृति झुककर उसकी आंख देखने लगी। हे भगवान, ये तो बिल्कुल लाल हो गई है। आकृति घबरा गई। उसकी लाल आंख देखकर वो झुककर उसकी आंख में फूंक मारने लगी और अद्विक उसके चेहरे में खो गया। उसे बहुत अच्छा लग रहा था आकृति को खुद की फिक्र करते देखकर। वो चाह रहा था कि काश ये लम्हा यहीं रुक जाए और वो आकृति को यूं ही निहारता रहे। थोड़ी देर बाद अद्विक को कुछ राहत मिली तो अद्विक खड़े होकर बस सो गया। अब ठीक हूँ मैं, पक्का ना? आकृति को अभी भी फिक्र थी। हाँ हाँ पक्का ठीक हूँ अब। अद्विक ने उसके गाल थपथपाए और बाथरूम में जाने लगा, पर आकृति को देख कर रुक गया। वो अपने हाथ से अपनी मांग भरने की कोशिश कर रही थी, पर न जाने क्यों भर नहीं पा रही थी। अद्विक उसे देखकर मुस्कुरा उठा। वो उसके पास आया और उसके हाथ से सिंदूर लेकर उसकी मांग में भर दिया। आकृति की आंखें बंद हो गई और एक सुकून उसके चेहरे पे उतर आया। तुम लोग आ रहे हो ना? परिधि ने चिल्ला के कहा तो अद्विक ने अपनी आंखें बंद करके फ़ोन अपने कान से दूर कर दिया। चिल्ला क्यों रही है तू? आराम से नहीं बोल सकती? अद्विक ने गुस्से में कहा। वो सब छोड़, तो ये बता कि तुम दोनों आ रहे हो ना? परिधि ने उसकी बात को इग्नोर कर दिया। हाँ, बस मैं ऑफिस से निकल ही रहा हूँ। तू अभी तक ऑफिस में है? 1 घंटे में पार्टी शुरू हो जाएगी। क्या कहता है तू? परिधि चिढ़कर बोली। अरे तू फिक्र मत कर, हम पहुँच जाएंगे टाइम से, अद्विक ने अपना लैपटॉप बैग में डालते हुए कहा। वो तो तुझे आना पड़ेगा, वरना टांगे ना तोड़ दूँ तेरी। हाँ मेरी माँ, आ रहे हैं हम। फ़ोन रख दो, तेरी आवाज़ सुनकर मन ख़राब हो जाता है मेरा, अद्विक ने कहा तो परिधि चिढ़ गई। आ तू, बताती हूँ मैं तुझे, परी ने चिढ़कर कहा और फ़ोन काट दिया। अद्विक ने हंसते हुए फ़ोन अपनी जेब में डाला और कैबिन से बाहर निकल गया। माँ, मैंने डिनर बना दिया है, आप और सार्थक टाइम से खा लेना, और आप प्लीज़ टाइम से दवाई ले लेना, अपनी आकृति ने समिता जी से कहा। अरे बेटा मेरी फ़िक्र मत करो, ध्यान रखूँगी, तुम जाकर रेडी हो जाओ, आदि आता ही होगा, फिर से गुस्सा करेगा वरना, समिता जी ने हंसते हुए कहा। और कुछ आता है इस क्रूर सिंह को, हमेशा गुस्सा ही करता रहता है। आकृति ने मुंह बना लिया तो समिता जी को हंसी आ गई। जाओ, वरना तुम्हारा क्रूर सिंह आ जाएगा। जी माँ, आकृति झेपते हुए अपने कमरे की ओर बढ़ गई। कुछ ही देर में अद्विक घर पहुंच गया। नीचे हॉल में ही उसे समिता जी और सार्थक दिखाई दिए तो वो उनकी ओर बढ़ गया। उसने समिता जी के पैर छुए तो समिता जी ने उसके सिर पे हाथ फेर दिया। माँ, आकृति कहाँ है? रूम में रेडी होने गई है, समिता जी ने जवाब दिया तो अद्विक सिर हिला के कमरे की ओर बढ़ गया।
कमरा अंदर से बंद था। उसने आकृति को आवाज़ देते हुए दरवाज़ा नॉक किया। हाँ, आ रही हूँ। इस आदमी को भी चैन नहीं है। बड़बड़ाते हुए आकृति ने गेट खोल दिया। तुम रेडी? अद्विक के आगे के शब्द उसके मुंह में ही रह गए और मुंह फाड़े बिना पलके झपकाए आकृति को निहारने लगा। उस ब्लैक कलर की स्लीवलेस गाउन में कहर ढा रही थी ये लड़की। अद्विक अपनी सुध बुध खोकर उसे निहार रहा था। उसकी प्यार भरी नजरें खुद पर महसूस कर आकृति शर्म से खुद में ही सिमट गई। एक हया की लाली ने उसके गालों पे अपनी जगह बना ली थी। साथ ही शर्म से बोझिल होकर उसकी पलकें अपने आप झुक गई। उसका यूं पलकें झुकाना अद्विक के दिल में हलचल मचा गया। उसकी प्यार भरी नज़रों से बचने के लिए आकृति वापस पलट कर जाने लगी, लेकिन अद्विक ने उसकी कलाई पकड़ ली और कमरे में आकर दरवाज़ा बंद कर दिया। दरवाजे की आवाज़ सुनकर आकृति की सांसें अटक गई। वो अद्विक से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी। अद्विक ने उसकी कलाई छोड़ दी और उसकी कमर में हाथ डालकर अपने करीब कर लिया। आकृति की पीठ उसके सीने से जा टकराई। आकृति की सांसें तेज हो गई थी। अद्विक उसे अपनी ओर घुमाता है और उसका चेहरा ऊपर किया। उसके चेहरे पे बिखरे बालों को उसने उसके कान के पीछे समेट दिए और कुछ पल उसके खूबसूरत चेहरे पे झुक गया। उसकी गर्म सांसों को अपने चेहरे पर महसूस कर आकृति की आंखें बंद हो गई और उसकी पकड़ अद्विक पर कस गई। अद्विक ने झुककर उसके माथे पे अपने होंठ रख दिए। आकृति के चेहरे पर एक सुकून उतर आया, साथ ही एक शर्मीली सी मुस्कान। कुछ पल बाद अद्विक पीछे हुआ और बोला, इतनी खूबसूरत दिखोगी तो पक्का मैं कोई खता कर बैठूंगा, फिर बाद में मुझे दोष मत देना। अद्विक की बात सुनकर आकृति ने शर्मा के अपने सिर अद्विक के सीने पे टिका दिए। ये पहली बार था जब आकृति ने खुद से कोई पहल की थी और अद्विक इसी में खुश था। उसने भी उसको अपनी बाहों में बह लिया। अब मुझे भी रेडी होने दो, अद्विक ने शरारत से कहा तो आकृति जेब के पीछे हट गई। अद्विक हंसता हुआ बाथरूम में चला गया। तब तक आकृति ने उसके कपड़े निकालकर बेड पर रख दिए। थोड़ी देर बाद अद्विक फ्रेश होकर बाहर आया और अपने कपड़े पहनने लगा। आकृति आईने के सामने खड़ी होकर लिपस्टिक लगा रही थी कि अचानक से अद्विक बोला, कोई और शेड लगा लो। क्यों, इसमें क्या बुराई है? आकृति अपने हाथ में पकड़ी लिपस्टिक को देखते हुए बोली, मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा और कोई खता कर बैठूँगा, फिर मत कहना कि बताया नहीं। अद्विक ने कहा तो आकृति की नज़र आईने में अपने होठों पर चली गई। लिपस्टिक का कलर डार्क रेड था। उसने जल्दी से वहाँ पे पड़े टिश्यू पेपर से अपनी लिपस्टिक साफ़ की और हल्के गुलाबी रंग की लिपस्टिक लगा ली। उसे देखकर अद्विक हंस पड़ा। दुष्ट, आकृति बड़बड़ाई तो अद्विक हंसते हुए उसके पास आया और सिंदूर की डिब्बी उठा के सिंदूर उसकी मांग में बह दिया और आकृति को सामने देखने का इशारा किया। आकृति ने सामने देखा तो दोनों का अक्स आईने में बेहद खूबसूरत लग रहा था। अद्विक वहाँ से हटा और अपना फ़ोन ले आया और दोनों की एक मिरर सेल्फी ले ली। आज तो आकृति की नज़र भी अद्विक पर आकर मानो चिपक गई थी। ब्लैक शर्ट और पैंट, उस पर वाइट ब्लेज़र जिसके कॉलर ब्लैक थे, साथ ही जेल से अच्छे से सेट किए हुए बाल, एक हाथ में ब्रांडेड घड़ी और पैरों में ब्रांडेड जूते। किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था वो। चलो अद्विक। चली, अद्विक ने कहा तो आकृति ने अपनी नज़र उससे हटा के हाँ में सिर हिला दिया। दोनों साथ में नीचे आ गए। वाओ दी बड़ी, आप कितने प्यारे लग रहे हो, सार्थक खुश होते हुए बोला और आकर दोनों से लिपट गया। दोनों ने झुककर उसका एक एक गाल चूम लिया। बहुत प्यारे लग रहे हो दोनों साथ में, किसी की नज़र ना लगे तुम्हें, तुम दोनों का साथ हमेशा ऐसे ही बना रहे। कहते हुए समिता जी ने दोनों की नज़र उतार ली तो दोनों मुस्कुरा उठी। अच्छा माँ, अब हम चलते हैं, अपना ख्याल रखना, अद्विक ने कहा। तुम दोनों हमारी चिंता मत करो, तुम जाओ और खूब मज़े करो, समिता जी ने कहा तो दोनों ने हाँ में सिर हिला दिया। उन्होंने झुककर समिता जी के पैर छुए और वहाँ से निकल गए। करीब 15 मिनट बाद ही दोनों पार्टी वेन्यू पे पहुँच गए। अद्विक ने गाड़ी से उतरकर
आकृति की साइड का दरवाज़ा खोला और अपना हाथ उसकी ओर बढ़ा दिया। आकृति उसका हाथ थाम के गाड़ी से नीचे उतरी और दोनों साथ में एक दूसरे का हाथ थामे अंदर चले गए। सो फाइनली यू आर हेयर। वो लोग हॉल में एंटर किए ही थे कि परी वहाँ आ गई। परी की बात पर अद्विक मुस्कुरा दिया। वहीं आकृति को यहाँ अजीब सा लग रहा था, इसीलिए वो शांत ही खड़ी थी। हे आकृति, लुकिंग गॉर्जियस, परी ने आकृति की तारीफ करते हुए कहा तो आकृति जवाब में बस मुस्कुरा दी। अंदर आने दोगी अब? अद्विक ने कहा तो परी उसे घूरते हुए साइड हट गई। अद्विक आकृति का हाथ थामे अंदर चला गया। परी भी उनके पीछे पीछे आ गई। क्योंकि ये कॉलेज परी के पापा का था, इसीलिए सारा काम परी ही देख रही थी। बल्कि कॉलेज की आधे से ज़्यादा काम वही देखती थी, क्योंकि वो अपने माँ पापा की इकलौती औलाद थी, तो सारी जिम्मेदारी उसी पर थी और वो बखूबी इस जिम्मेदारी को निभा भी रही थी। अपने पापा के कंधे से जिम्मेदारी का बोझ कम करने के लिए उसने अपने सपने को भी छोड़ दिया। वो एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहती थी, पर जिम्मेदारी के चलते उसने अपने सपने को छोड़ दिया। उसके पापा ने उसे कहा भी कि वो अपने सपने पे ध्यान दे, बाकी सब वो खुद संभाल लेंगे, पर वो नहीं मानी। उसकी जिद के आगे उसके पापा को भी झुकना पड़ा और कॉलेज की जिम्मेदारी उसे सौंप दी। पार्टी अपने पूरे सुरूर पर थी। हर कोई अपने तरीके से पार्टी को एंजॉय करने में लगा था। कोई अपने पुराने दोस्तों के साथ पुरानी यादें ताज़ा कर रहा था, तो कोई ड्रिंक का लुत्फ़ उठा रहा था, तो कोई डांस फ्लोर पर जमकर उधम मचा रहा था। सब बेहद खुश नज़र आ रहे थे। आदमी भी अपने दोस्तों के साथ बातों में व्यस्त था। इस बीच उसने एक पल को भी आकृति को अकेला नहीं छोड़ा था। आकृति उसकी बातें सुनते हुए इधर उधर देख रही थी कि एक जगह जाकर उसकी नज़र रुक गई। उसकी आंखें डर से फैल गई थी, धड़कनें बढ़ गई थी और माथे पे पसीने की बूंदें चमकने लगी थी। उसकी पकड़ अद्विक के हाथ पे कस गई। अद्विक ने उसकी नज़रों का पीछा किया तो उसके माथे की नसें तन गई। उसने परी को देखा। ज़रूरी था, वो भी इस कॉलेज का स्टूडेंट रहा है तो। परी ने कहा तो अद्विक ने बिना कुछ कहे आकृति को उसके कंधे से पकड़कर अपने से सटा लिया। ये देखकर सामने खड़े प्रतीक के तन बदन में आग लग गई। उसकी पकड़ उसके हाथ में पकड़े ड्रिंक के गिलास पे कस गई। प्रतीक मुस्कुराता हुआ उनके पास आया और आकृति को देखने लगा। अद्विक की नज़रें बराबर उस पर बनी हुई थी। वहीं आकृति डर की वजह से कांप रही थी। रीति, भाभी, अद्विक ने प्रतीक की बात काटते हुए कहा तो प्रतीक देखने लगा। ब्रो, बोलता है ना मुझे, और ये बीवी है मेरी, इस लिहाज से भाभी हुई तेरी, और भाभी माँ के समान होती है। अद्विक ने मुस्कुरा के कहा तो प्रतीक ज़बरदस्ती मुस्कुरा दिया। हाँ ब्रो, तेरी बीवी होने से पहले मेरी दोस्त है। वो तो मेरे लिए तो वही रिश्ता पहले रहेगा। प्रतीक ने एक तीखी सी मुस्कान बिखेर के कहा तो जवाब में अद्विक मुस्कुरा उठा। वो जानता था कि प्रतीक ऐसा ही कोई जवाब देगा। एनीवे, शादी की बहुत बहुत बधाई, कहकर प्रतीक ने आकृति की ओर हाथ बढ़ाया तो अद्विक ने बीच में ही उसका हाथ पकड़ लिया। शुक्रिया, अद्विक मुस्कुरा के बोला तो प्रतीक फुफकार दिया। तुम दोनों बातें बाद में करना, चलो पार्टी एंजॉय करो, परी ने बात बदलते हुए कहा। सब फिर से पार्टी में लग गए। वहीं प्रतीक की नज़रें बार बार आकृति पे जमी हुई थी। आज न जाने क्यों उसकी नज़रें उसे सुकून नहीं पहुंचा रही थी, बल्कि उसके मन की बेचैनी और बढ़ा रही थी। आज उसे उसकी नज़रों से वो असहज हो रही थी। अद्विक उसकी हालत अच्छे से समझ रहा था, इसीलिए वो हर पल उसका हाथ थामे हुए था, ये जानने के लिए कि वो हर वक्त ये जताने के लिए कि वो हर वक्त उसके साथ है और उसे किसी से घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेडीज एंड जेंटलमैन, अटेंशन प्लीज़, परी स्टेज पे आकर बोली तो सब उससे ध्यान से देखने लगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे बीच एक न्यूली मैरिड कपल हैं, वो भी कॉलेज का मोस्ट वांटेड मुंडा और मोस्ट टैलेंटेड गर्ल। तो आज की शाम में चार चांद लगाने के लिए ये कपल स्टेज पे आ रहे हैं, परी ने कहा तो
सब जोर जोर से तालियां बजाने लगे। वहीं आकृति और अद्विक कभी एक दूसरे को देखते तो कभी स्टेज पे खड़ी परी को। अद्विक के दोस्तों ने तो जोर जोर से शोर करना शुरू कर दिया था। तो क्या पागल है क्या? क्या है ये सब? अद्विक परी को घूरते हुए बोला। अपने एंटरटेनमेंट का इंतजाम, कहकर परी ने दोनों को स्टेज की ओर ढकेल दिया। मजबूरी में उन्हें स्टेज पे जाना ही पड़ा। उनके स्टेज पे पहुंचते ही डीजे ने गाना बजा दिया। अद्विक ने आकृति की ओर अपना हाथ बढ़ाया, जिससे उसने मुस्कुराते हुए थाम लिया। अद्विक ने उसे अपने करीब खींच लिया। आकृति का एक हाथ उसके सीने पर टिक गया और अद्विक ने अपना दूसरा हाथ आकृति की कमर पर रख दिया और दोनों डांस करने लगे। इन दोनों को करीब देखकर प्रतीक जल भुन गया। अद्विक आकृति का हाथ पकड़कर उसे गोल गोल घुमाते हुए, तारे सारे बेचारे नींद से हारे, मगर हमको और तुमको सोना है क्यों? अद्विक आकृति के पीछे आया और उसको कमर से पकड़कर ऊपर उठा दिया। आकृति ने अपने हाथ हवा में खोल दिए और अपना सर अद्विक के कंधे पे रख दिया। हो सके तो रहना तुम साथ मेरे, हो बुरे या अच्छे हालात मेरे। आकृति ने अपना सिर उसके सीने पे टिका दिया था और अद्विक ने उसका माथा चूम लिया। गाना ख़त्म होने के बाद सभी ने जोरदार तालियों से उनकी हौसला अफजाई की। दोनों खुश होकर स्टेज से नीचे आए। वहीं प्रतीक नफरत से भर उठा था। उन दोनों को साथ देखकर अद्विक, बहुत गलत किया तूने, इसे मुझसे छीन कर। अब तू देख मैं क्या करता हूँ। नफरत करेगा तू इससे और तू खुद इसे मेरे पास छोड़ के जाएगा, उसने नफरत से कहा और अपने गिलास की शराब अपने गले में उतार ली। आकृति अद्विक की शर्ट प्रेस कर रही थी। आजकल अद्विक के सारे काम वो खुद करने लगी थी। उसके काम करते हुए एक अलग सा सुकून महसूस होने लगा था उसे। समिता जी पड़ोस में गई थी, सार्थक स्कूल और अद्विक ऑफिस। अचानक ही घर का लैंडलाइन फ़ोन बज उठा। आकृति प्रेस बंद करके नीचे आई। तब तक फ़ोन बंद हो चुका था। वो वापस जाने को मुड़ गई कि फ़ोन दोबारा से बज उठा। आकृति ने फ़ोन उठाकर अपने कान से लगा लिया। हेलो, सामने से किसी लड़के की आवाज़ आई। प्रतीक? उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। हाँ रीति, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। प्रतीक ने अपनी ज़बान में मिठास घोलते हुए कहा। प्रतीक, तुमने वापस मुझे फ़ोन क्यों किया? तुमसे कितनी बार मना कर चुकी हूँ, मुझसे बात करने की कोशिश मत किया करो। अगर अद्विक को पता चला तो जानते हो ना वो क्या करेगा। प्लीज़ मुझे आज के बाद कॉल मत करना, कहकर आकृति फ़ोन रखने को हुई, लेकिन प्रतीक की आवाज़ ने उसे रोक दिया। रीति प्लीज़, बस एक बार मेरी बात सुन लो। आई प्रॉमिस मैं फिर तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा। प्लीज़ बस एक बार, प्लीज़ रीति, प्रतीक मिन्नतें करते हुए बोला तो आकृति पिघल गई। बोलो जल्दी, आकृति ने कहा। मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। कुछ देर चुप रहकर प्रतीक ने कहा। क्या? तुम मुझे अपना नंबर दो, तुम्हें सेंड करता हूँ मैं, प्रतीक ने कहा तो आकृति सोच में पड़ गई। अद्विक ने सख्त मना किया था कि किसी को भी अपना नया कॉन्टैक्ट देने से, खासकर प्रतीक को। नहीं प्रतीक, तुम्हें जो भी कहना है ऐसे ही कहो, आकृति ने कहा तो प्रतीक बौखला गया, पर वो अपना गुस्सा दबाते हुए बोला। रीति देखो, बहुत ज़रूरी बात है। अगर तुमने आज वो नहीं देखा तो बहुत पछताओगी पूरी ज़िंदगी। प्लीज़ एक बार कुछ सोचकर आकृति ने उसे अपना नंबर दे दिया। नंबर देखकर प्रतीक के होंठों पे एक कुटिल मुस्कान उतर आई। उसने सामने खड़े शख्स को देखा और मुस्कुरा उठा। हाँ रुको रीति, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ अभी। आकृति ने जवाब दिया। प्रतीक ने फ़ोन रख दिया। कुछ देर बाद आकृति के फ़ोन की मैसेज बीप बजी। वो मैसेज देखने लगी। हर मैसेज के साथ उसकी आंखों में दर्द उतरता जा रहा था। उसकी आंखें भर आई थी। उसने रोते हुए अपने मुंह पे हाथ रख लिया। वो भी सन्न खड़ी थी कि उसका फ़ोन बजा। आकृति ने कांपते हाथों से फ़ोन उठाया तो सामने से प्रतीक की आवाज़ आई। देखा तुमने? वो कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थी। देखो रीति, मैं कब से तुम्हें यही सब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ
यही बात बताने के लिए कब से तुमसे मिलना चाहता था। मैं तुमसे प्यार करता हूँ रीति, बहुत प्यार करता हूँ। तुम मेरे साथ नहीं हो, कोई बात नहीं, पर मेरे दिल में हमेशा रहोगी। मैं तुम्हें किसी मुसीबत में नहीं देख सकता। प्लीज़ समझो मेरी बात को। मैं नहीं चाहता जो बाकी सबके साथ हुआ है वो तुम्हारे साथ भी हो। प्लीज़ सोचना इस बारे में। प्रतीक ने अच्छा ढोंग किया था कि दिखाने का कि उसे आकृति की कितनी फिक्र है। आकृति ने बस इतना ही कहा और फ़ोन कट कर दिया और अपने चेहरे को अपने हाथों में छिपा कर रो पड़ी। नहीं नहीं, अद्विक ऐसा नहीं कर सकता, वो ऐसा नहीं है, वो कभी ऐसा नहीं कर सकता। कहते कहते आकृति रो पड़ी थी। जो कुछ भी प्रतीक ने कहा उसका दिल नहीं मान रहा था, ना जाने क्यों, पर उसे यकीन था कि अद्विक कभी ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन दिमाग था कि उसे मजबूर कर रहा था अद्विक के बारे में गलत सोचने को। काम हो गया बुआ, अब देखना जल्दी ही वो खुद मेरे पास आएगी। प्रतीक कुटिलता से हंसकर सामने खड़ी सुनंदा आकृति की सौतेली माँ से कहा। उसकी बात सुनकर सुनंदा भी मुस्कुरा दी। बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, मुझे गर्व है तुझ पर। सुनंदा ने उसका माथा चूम लिया। इतनी आसानी से तुम्हें ना जाने दूंगा आकृति। आखिर तुम तो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हो मेरे लिए। तुम्हें कैसे छोड़ दूंगा तुम्हें नहीं पता। तुम मुझे कितना माला माल कर दोगी। प्रतीक मन ही मन सोच कर हंस पड़ा। रात को अद्विक आया तो आज उसे आकृति बाहर उसका इंतज़ार करती नहीं दिखाई दी। उसे कुछ अजीब लगा, पर फिर उसने सोचा कि शायद थक गई होगी, इसीलिए सो गई। अद्विक कमरे में आया तो देखा कि आकृति सोफे पर सिकुड़ कर सो रही है। अद्विक उसके पास आया और जैसे ही उसे गोद में उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, आकृति हड़बड़ा के उठ गई। उसके ऐसे जागने से अद्विक पीछे हटकर खड़ा हो गया। अद्विक को देखकर आकृति डर से ही सिमट गई। आज ना जाने क्यों, पर उसे अद्विक से डर लग रहा था। आकृति, वो उसके करीब बढ़ा। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ, कहकर वो तेज़ी से कमरे से बाहर निकल गई। इसे क्या हुआ? अद्विक उसके बदले व्यवहार से हैरान था। थोड़ी देर बाद फ्रेश होकर वो नीचे आया। आकृति फिर से उसे देखकर कांप गई। अद्विक ने कुछ पल उसे देखा, फिर एक गहरी सांस लेकर कुर्सी पर बैठ गया।